नमस्कार दोस्तों, मैं रामनिवास ज्ञान स्त्री गुरुकुल कोचिंग हापुड़ से आप सबका स्वागत करता हूं। हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, भाषा का विकास। दोस्तों, भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, संस्कृति और सभ्यता को एक दूसरे तक पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन है। मनुष्य की पहचान उसकी भाषा से होती है। यही कारण है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाषा की व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हिंदी का विकास। आरंभिक पृष्ठभूमि। हिंदी भाषा का उद्भव इंडो आर्यन भाषाओं से माना जाता है। इंडो आर्यन का मतलब है भारतीय लोग और आर्यन लोगों के मिलने से माना जाता है। सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में आर्य आए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत के बाद जब संस्कृत यानी कि वैदिक काल में बुराइयां आई, तो वैदिक काल में बुराइयां आने के बाद पाली भाषा का जन्म हुआ, और पाली भाषा का जन्म होने के बाद फिर प्राकृत भाषा का जन्म हुआ, और प्राकृत के बाद फिर अपभ्रंश का हुआ, और अपभ्रंश के बाद अवहट का हुआ, जिसे प्रारंभिक हिंदी बोला गया, और अवहट के बाद आधुनिक हिंदी का जन्म हुआ। तो कहने का मतलब है ये है कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है, और हिंदी की जननी अवहट को माना जाता है। एक चीज। दूसरी चीज ये है, जितनी भी हमारी ये भाषाएं हैं संस्कृत के बाद की, सभी भाषाओं की आदि जननी संस्कृत भाषा होती है। दूसरी बात, सभी भाषाओं की जननी, जैसे हिंदी से पहले अवहट है, ये इसकी जननी है हिंदी की। अवहट की जननी अपभ्रंश है, ये इसकी जननी है। अपभ्रंश की जननी प्राकृत है, प्राकृत की जननी पाली है, और पाली की जननी संस्कृत है। समझ गए ना? इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, अब आगे चलते हैं, है ना, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर ये कहता है, हिंदी आर्य भाषाओं इंडो आर्यन लैंग्वेज की एक प्रमुख शाखा है, जो आज भारत की सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा है। गुड। फिर आगे चलते हैं। फिर कहता है ये पॉइंट नंबर 2 में, संस्कृत से प्राकृत तक, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो बात करते हैं, तो ये है 2550 से 1700 ईसा पूर्व तक की जो है, ये है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके बाद जब हम बात करते हैं वैदिक काल की, तो वैदिक काल जो है ये है हमारा वैदिक काल है हमारा 1500 ईसा पूर्व से दिखाया 500 ईसा पूर्व तक, लेकिन ज्यादातर किताबों में लिखा हुआ 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है बच्चों। वेदों को उपनिषद वेदों और उपनिषदों की भाषा संस्कृत थी। समय के साथ संस्कृत कठिन होती गई, क्योंकि ये विदेशी भाषा थी, भारतीयों के लिए कठिन थी, और जनसाधारण के बीच प्राकृत भाषाएं विकसित हुई। प्राकृत जैसे मगधी, शेर शेरनी सरल और बोलचाल की भाषा थी। प्राकृत से अपभ्रंश, ये टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। प्राकृत से धीरे धीरे अपभ्रंश भाषा विकसित हुई। अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ी हुई भाषा। बिगड़ी हुई का मतलब यहाँ ये है, जब बीच बीच में भारत में कई देशों के लोग आके मिलते रहे, तो उनके संपर्क में आने से नई नई भाषा का विकास होता है। ठीक है, इसको बोला गया अपभ्रंश या बिगड़ी हुई भाषा। आगे चलते हैं। अपभ्रंश से प्रारंभिक हिंदी।
अपभ्रंश से प्रारंभिक हिंदी, इस काल को हिंदी का आदिकाल वीरगाथा काल कहा गया है। मतलब ये जो है ये आपका राजपूत काल है, जो आपका आदिकाल या वीरगाथा काल है ये राजपूत काल है। 1000 ईस्वी से ये लगभग 1500 ईस्वी तक का काल है। इस समय हिंदी का रूप अवहट और पुरानी हिंदी के रूप में आया। वीर गाथाओं और लोक काव्य में हिंदी का प्रचलित रूप मिलता है। उदाहरण पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखा है, ये आपके हैं वीर गाथा काल। ये वीर गाथा काल, रीति काल, भक्ति काल, ये भी बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, इसलिए वीर गाथा काल या आदि काल का मतलब ये है जो आपका राजपूत काल है, 1200 ईस्वी से पहले वाला मान सकते हैं। इसके बाद मानते हैं मध्य हिंदी। जो मध्यकालीन हिंदी है वो है आपकी 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। भारत में हिंदी और भाषा का व्यापक विकास हुआ। इसे 2 चरणों में बांटा गया। भक्ति काल 1400 से 1700 तक। भक्ति काल में जितने भी कवि हुए, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रस खान, ये सारे कवि हैं। ये भक्ति काल के कवि हैं। ये आप नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद है दोस्तों रीति काल। भक्ति काल के बाद रीति काल है, ये है 1700 से 1800 के बीच का काल, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश का उदय, एक तरह से ये कह सकते हैं। भाषा में श्रृंगारिता और दरबारी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। इस समय के जो मुख्य कवि हैं वो बिहारी, केशव, पद्माकर आदि कवि। इस काल में ब्रजभाषा साहित्य की प्रधान भाषा रही। आधुनिक हिंदी का उद्भव 1800 ईस्वी के बाद माना जाता, यानी कि 19वीं सदी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का काल, ये आपका ये है। आधुनिक हिंदी के जो जनक गाथा माने जाते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। नवजागरण और राष्ट्रवाद की भाषा का जो उदय हुआ वो इनके माध्यम से हुआ। ठीक है। इसके बाद दूसरा चरण, जो प्रमुख चरण है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छाया युग, ये आप सारे डेट नोट कर लें और इनके जो कवि हैं उनका भी आप डेट और समय लिख लें। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं ज़्यादातर में हिंदी आती है। उत्तर प्रदेश के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। रेलवे में भी बहुत आता है हिंदी, और यूपीएससी वगैरह में भी जो मेंस एग्जाम होता है वहाँ हिंदी का पेपर आता है, तो उसमें भी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी की वर्तमान स्थिति। आज भारत की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। 22 अनुसूचित भाषाओं में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है ये। विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली है। पहले नंबर पर चीनी है, दूसरे पर अंग्रेजी है दोस्तों, और तीसरे पर हिंदी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी विकास एक दीर्घकालिक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो संस्कृत से प्राकृत अपभ्रंश होते हुए आज की आधुनिक हिंदी तक पहुंचा। यह भाषा केवल संचार का साधन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, साहित्य और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। दोस्तों जो हमने अब तक पढ़ा है इससे संबंधित आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे जल्दी। मैं एक एक क्वेश्चन आगे करता जाऊंगा, आप उसके आंसर सोच के बताते रहना। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं इससे अलग से हों, जो इस टॉपिक में नहीं पढ़ाए गए, तो उसको भी हम सीख लेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल ज्ञानस्त्री गुरुकुल कोचिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको अगला हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए ही बना है, इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाइए, घंटी का निशान दबाइए, ताकि जब भी नया लेक्चर आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।
अब अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहले प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा परिवार से हुआ? तो हिंदू यूरोपियन परिवार से माना जाता है हिंदी भाषा का, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो यूरोपियन का मतलब ये है जो यूरोप से आए थे उनसे माना जाता है हिंदू यूरोप। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे, हिंदी भाषा का सबसे निकटतम स्रोत माना जाता है। आंसर आप बताएंगे, अपने मन में सोच लें, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। 15 सेकंड का समय होगा, 15 सेकंड में क्वेश्चन करना है, 5 सेकंड में गोला बनना है। इससे हमारा प्रैक्टिस अच्छा होगा और हम मैथ्स और रीजनिंग के लिए अपना समय बचाते हुए चलेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। शेर शेरनी अपभ्रंश, जितने भी प्रश्न है सबकी व्याख्या दी गई है। व्याख्या को पढ़ के आप आसानी से और अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। व्याख्या भी आप खुद पढ़ लेंगे, मैं केवल आपको प्रश्न दिखाऊंगा, आगे बढ़ते रहेंगे। अगला प्रश्न, 15 सेकंड का समय। आगे बढ़ते हैं। टूटी फूटी भाषा। आगे, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सोच लिया ऑप्शन। आगे बढ़ें। आदिकाल, वेरी गुड। आगे, हिंदी का आदिकाल किसे कहा जाता है? सोच लो। 1000 से 1500 ईस्वी। आगे चलते हैं, ये राजपूत काल रहा है। आलाखंड किस काल की रचना है? ये भी आपकी उसी की है जो पहला प्रश्न था। आदिकाल ही है ये, या वीरगाथा काल। अगला प्रश्न, भक्ति काल के कवि आपने सूरदास, तुलसीदास, ये सब आपने पढ़े ही हैं, तो इन्हीं के हिसाब से आप लगा दो कौन सी थी भाषा। अवधी और ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, कबीरदास किस भाषा या बोली को लिखते थे या बोली में लिखते थे? उनकी बोली थी ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए, सी। वेरी गुड। अगला प्रश्न की तरफ। दोस्तों काम बहुत ज्यादा है, काम ज्यादा है, समय कम है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना है। इस प्रश्न का आंसर आपके सामने आ गया, इसकी जगह नया क्वेश्चन हम लेते हैं। बिहारी किस काल के कवि? वेरी गुड, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का विकास साहित्यिक भाषा के रूप में कब हुआ? सही आंसर जल्दी बताइए। वेरी गुड, चौथा दिया गया विकल्प आपका। 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक का मतलब है 1800 के बाद का, और 1800 बाद का आपको पता ही है कौन सा बताया मैंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेरी गुड। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग किस अवधि को कहा जाता है? 1868 से 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न, आंसर आपके सामने आ गया, छायावाद का काल है, 1920 से 1936 है, भारतेंदु युग के काल के बाद का समय है ये। छायावाद के कवि भी मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, प्रगतिवाद के भी लिखे हुए हैं, सब आप अपने तरीके से कर लेना। क्वेश्चन बहुत आते हैं, ज्यादातर बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं।
जयशंकर प्रसाद निराला महादेवी वर्मा किस साहित्य धारा से जुड़े हैं? अगला प्रश्न, आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। वेरी गुड, छायावाद। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास, ये तो आप एक दिन समझ गए होंगे, मुंशी प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण था? अगला विकल्प का आंसर गद्य साहित्य और शुद्ध भाषा। प्रश्न नंबर 18, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? 1949 में किया गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया। वेरी गुड। अगला प्रश्न, हिंदी विश्व की कितनी बड़ी भाषा मानी जाती है? ये तीसरे नंबर की भाषा है दोस्तों। पहले नंबर चाइनीज, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी, तीसरे नंबर पर आपकी हिंदी। अगला प्रश्न, वेरी गुड, खड़ी बोली। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे। फिर हमारा आता है अगला टॉपिक, भारत में राज्यों की राजभाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज, संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 345, 346, 47। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों, देखो मैं इसमें आपको बात बताऊं सीधा सीधा। 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 और 351 तक हैं ये भाषा संबंधी प्रावधान। तो 343 में है संघ की राजभाषा, 344 में है भाषा संबंधी आयोग, 345 में है भाषा राज्यों की, 346 में है पत्राचार दो राज्यों के बीच, 347 में है जनसंख्या के अनुसार भाषा, है ना बेटा। और 348, 49 में है आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा, और 350 और भैया 351 यहाँ है भाषा विकास के प्रावधान। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक नंबर पे तो आप इसको रखना कि यहाँ तो संघ की भाषा है शुरुआत में, ठीक। दूसरा वाला जो है ये आपका यहाँ आयोग है। फिर आप धीरे धीरे इन सबको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। भारत में भाषाई विविधता, भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, ठीक है भैया। मूल संविधान में 14 थी। आगे चलते हैं, राज्यों की राजभाषाएं, ये राज्यों की राजभाषाएं हैं। जो पहले नंबर पे हैं ये है सारी मैन, जो दूसरे तीसरे की हैं ये है सहायक भाषा। तो आपके जितने राज्य हैं सभी राज्यों में कौन से राज्य की कौन सी भाषा राजभाषा है? ये है आपकी सारी भाषाएं। आगे बढ़ते हैं, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में भी, जैसे दिल्ली में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, डोगरी हिंदी, है ना, लेकिन मेन कश्मीरी, लद्दाख में हिंदी, उर्दू
चंडीगढ़ में हिंदी है ना। इस तरह से पहले नंबर वाली आपकी मेन भाषा है। विशेष बिंदु सबसे अधिक राज्यों की राजभाषा है उत्तर भारत और मध्य भारत में, है ना। हिंदी जो है सबसे ज्यादा भारत में लगभग 95% लोग हिंदी भाषा को समझते हैं। ठीक। दक्षिण भारत के राज्यों ने स्थानीय भाषाओं को राजभाषा बनाया। दक्षिण का मतलब केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ये सारी हैं आपके, हैं? ये सारे इन्होंने अपनी स्थानीय भाषा को बनाया। ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों में कई जगह अंग्रेजी ही राजभाषा है। ठीक है भैया। उत्तर पूर्व का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो आपके 7 सिस्टर्स है इधर की साइड की, उत्तर और पूर्व उधर की तरफ जाती है। आगे ये आप पढ़ लेना, थ्योरी निष्कर्ष भी आप पढ़ लेना आराम से। पीडीएफ को रोक रोक के पढ़ लेना, वीडियो को रोक रोक के पढ़ लेना। हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, है ना दोस्तों। आपको सारी वीडियो हिंदी में अच्छे से अच्छी मिलेंगी, आसान से आसान भाषा में मिलेंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल ज्ञान श्री गुरुकुल कोचिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे चलते हैं। अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय है, इंटरनेशनल। संविधान लागू होने के पहले 15 वर्षों तक 1950 से 1965 तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी आधिकारिक कार्य में किया जाएगा, ये संविधान में व्यवस्था की गई। आगे चलते हैं। राज्यों की राजभाषा अनुच्छेद 345, वो मैंने आपको बता दिया, आप इसको आराम से पढ़ लेना, धीरे धीरे समझ जाओगे, है ना। 343 से लेके 351 तक अलग अलग खंडों में जो भी कुछ प्रावधान किए गए हैं वो सब इसमें नोट किए गए हैं। आप अपने नोट्स अच्छे से बनाते रहें। हर परीक्षा में आप इनका सहारा ले सकते हैं। ये यूपीएससी लेवल के हिसाब से नोट्स मैंने बनाए हैं। आगे, भले ही पैट की पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाने का जितना भी तरीका है वो यूपीएससी लेवल का ही होगा। यूपीएससी लेवल पे जितनी भी चीजें हैं वो हर जगह काम आती हैं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न अब टफ हो गया है। किसी भी परीक्षा में बैठ जाओ, हर जगह कठिन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैंने भी पढ़ाने का अपना तरीका यूपीएससी लेवल का ही कर दिया है। मूल संविधान में राजभाषाएं कौन सी थी? देखो, ये मूल संविधान 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूँ। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि को संघीय राजभाषा घोषित किया। नंबर 1, अंग्रेजी को सहायक राजभाषा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा। ये बिल्कुल सही है ना। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग 15 वर्ष 1965 तक के लिए व्यवस्था की गई। देखो आगे क्या होता, आगे और समझो इसको। 1965 के बाद का परिप्रेक्ष्य। 26 जनवरी 1965 से केवल हिंदी के प्रयोग का प्रावधान था, लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्यों में विरोध के कारण हिंदी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा गया, है ना, जहां हिंदी नहीं थी। इसके लिए राजभाषा अधिनियम 1963 और बाद में 1967 संशोधन अधिनियम लाया गया। परिणाम स्वरूप आज भी केंद्र सरकार के कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि 1967 अधिनियम जो लाया गया है तब से है ये। आगे, अब यहाँ से भी प्रश्न शुरू हो जाते हैं इससे संबंधित, है ना। प्रश्न हमारा ये है, सबसे पहला, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो भाग 17 में है, अनुसूची 8 में है, अनुच्छेद 343 से 351। आगे बढ़ते हैं। बताइए प्रश्न का आंसर, आप सोचिए जरा क्या हो सकता है।
सोच लो, बस अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी कितनी तैयारी है, कितनी हमें भी जरूरत है। आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। 343। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने 343 करा। देखो यहाँ गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ की गलती के सुधार करने के बहुत मौके हैं, एग्जाम में हुई गलती के सुधार के मौके नहीं होते आपके पास। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बार बार वीडियो को देखें, बार बार अपने क्वेश्चनों को करें। मेरे जितने भी नोट्स मिलेंगे सभी में इस तरह के एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आप उससे अपनी अच्छी तैयारी करते रहेंगे, बहुत अच्छा निखार आ जाएगा आपको। ये एकदम अलग ही तरह की पीडीएफ, और पढ़ाने का जो तरीका है ये इसी तरीके से ही है कि आप आसान से आसान तरीके से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। प्रश्न नंबर 4, आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। गुड, वेरी गुड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी सोचा करो दोस्तों, बहुत जल्दी एकदम। वेरी गुड। जिनका अनुच्छेद 347 है, देखो हर अनुच्छेद की अपनी एक व्याख्या दी हुई है, तो इसको भी आप पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्याख्या पढ़ने से क्या है, हमारे एक क्वेश्चन के कई चीज़ हमारी तैयार हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये तो सबका ज़्यादातर ठीक होगा। 14 सितंबर है, वेरी गुड। आगे, हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? वेरी गुड, 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कारण व्याख्या में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई किस भाषा में होगी? अंग्रेजी में होगी। उसमें उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, दोनों की कार्रवाई अंग्रेजी में ही होती है। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1963 में पारित हुआ। अगला प्रश्न, पारित 1963 में हुआ, आपने पीछे पढ़ाई है, उसके अनुसार आप बता दिए। लागू कब हुआ, संशोधन कब किया गया? 67 में किया गया। वेरी गुड। 67 में करने के बाद उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं रही, अनिश्चित काल तक के लिए जारी करने की अनुमति दी गई। प्रश्न नंबर 11, आंसर अनुच्छेद 351। आगे, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रावधान किया गया 350 के ए में। स्थानीय स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ऐसी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 350 का बी, अल्पसंख्यक भाषा अधिकारी के लिए है। हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के समय संविधान सभा ने सबसे बड़ा विरोध किसने किया था? तो सबसे बड़ा विरोध तो आपको पता ही है, जहां हिंदी नहीं थी उन लोगों ने किया। ये थे आपके दक्षिण भारत के राज्य, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद हर 10 वर्ष में राजभाषा की प्रगति की समीक्षा हेतु समिति गठित कर सकती है। ऑप्शन सोचो, जल्दी सोचो भाई।
अनुच्छेद 344। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? देखो, राजभाषा का मतलब ये है जब संविधान सभा ने अपनाया, जब राजभाषा माना गया। और राष्ट्रभाषा का मतलब ये है 1919 में महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। एक चीज आंसर, संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, सबको पता है मूल संविधान में 14 है, वर्तमान में कितनी है? 22। वेरी गुड। अगला प्रश्न, 348 का संबंध बताइए भाई, बहुत जल्दी सोचो, जल्दी। डिसीजन मेकिंग पावर जबरदस्त होनी चाहिए, बहुत कम समय में होनी चाहिए। हमें हिंदी और जीके के क्वेश्चन 20 सेकंड में पढ़ के समझ के और गोला भी भर देना है, ताकि हमारा मैथ और रीजनिंग में समय बच सके। पेपर अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है, जिसपे अटेम्प्ट करने का तरीका आता है, समझ लो सफलता उसके आसपास ही होती है। वेरी गुड। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा और अंग्रेजी को सहायक भाषा किस वर्ष घोषित किया? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है, सोच लिया होगा मैं समझता हूँ। 1949, 14 सितंबर 1949 को ये निर्णय हो गया था कि हिंदी राजभाषा होगी और अंग्रेजी सहायक भाषा होगी। अगला प्रश्न, आज की स्थिति में केंद्र सरकार किस भाषा या भाषाओं का प्रयोग करती है? तो ये करती है आपकी हिंदी अंग्रेजी दोनों का। अगला प्रश्न, अब थोड़ी सी थ्योरी हो रहा है, जो मेन टॉपिक है संविधान की मूल स्थिति 1950 में अनुसूची 8 भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान है। मूल संविधान में 14 राजभाषाएं, मतलब 26 जनवरी 1950 को 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची थी, है ना। जो 14 भाषाएं हैं वो आपकी क्रमवार इस तरह से लिखी हुई है, 14 ये हैं, इन्हें आप पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 14 के बाद संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषाएं, जो 21वां संशोधन 1967 है, एक भाषा जोड़ी गई सिंधी, जो आपके कच्छ प्रांत गुजरात की तरफ बोली जाती है, भाषाएं होगी 1967 में। 15 71वां संशोधन 1992, 3 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, भाषाएं होगी तीनों को मिला के 18 राज्यों की जो राजभाषा होगी 1992 में वो थी 18। 92वां संशोधन 2003 लागू 2004 से हुआ, 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो असम की भाषा, डोगरी जम्मू एंड कश्मीर की, मैथिली आपकी बिहार की और संथाली आपकी पश्चिम बंगाल। कुल भाषाएं होंगी 22। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक उद्देश्य। भाग 17 का मुख्य उद्देश्य भारत की राजभाषा, राज्यों की भाषाएं में भाषा के प्रयोग को लेकर संवैधानिक ढांचा तैयार करना है। भाषा, भारत बहुभाषी राष्ट्र है, इसलिए भाषा संबंधी प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। संरचना, संरचना की दोस्तों जैसे मैं शुरू में बात कर रहा था, मैंने पीछे अनुच्छेद बताए हैं। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक एक एक अनुच्छेद इसमें दिया गया है। जैसे 343 संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय होगा, है ना। 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग होगा। संसद कानून बनाकर 1965 के बाद भी अंग्रेजी को जारी रख सकती है। ये सारे प्रावधान किए गए, है ना। अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 ये जो है आपका राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर भाषा आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था। यह आयोग हिंदी के प्रसार और आधिकारिक प्रयोग के बारे में सुझाव देता है। क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं आपकी, ये रीजनल लैंग्वेज है ना आपकी 345 347 क्या क्या है यहाँ से यहाँ तक, इसको भी आप एक बार देख लेना, अलग अलग हैं।
345 में राज्य अपनी विधानसभा द्वारा किसी भाषा को अपनी राजभाषा घोषित कर सकते हैं, डेफिनेशन में स्पष्ट किया गया। फिर 346 में राज्य और संघ विभिन्न राज्यों के बीच आधिकारिक संचार की भाषा सामान्यतः अंग्रेजी होगी जब तक संसद अन्य व्यवस्था ना कर दे। 346 में ये बात को क्लियर किया गया। इसके बाद 347 राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी भाषा भाषी समूह की मांग पर उसे राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी जाए। है ना बेटा, आगे बढ़ते हैं। न्यायालय और विधिक निर्माण भाषा, ये आपके 48 और 49। ठीक है। अनुच्छेद 48 में 348 में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और संसद के विधेयक, अधिनियम, आदेश आदि अंग्रेजी में होंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद की भाषा के अंतर्गत जितने भी विधेयक पारित होंगे वो अंग्रेजी में होंगे। किसी उच्च न्यायालय में हिंदी या अन्य भाषा का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 349 भारतीय संविधान संशोधन आदि से संबंधित भाषा प्रावधान संसद विशेष प्रक्रिया द्वारा ही बदल सकती है। विशेष निर्देश 350 और 51 के वेरी मोस्ट। 350 में कहा गया प्रत्येक नागरिक को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार है। ये 350 का ए क्या कहता है, ये यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। अल्पसंख्यक भाषाओं के बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था। वेरी गुड, अल्पसंख्यक के लिए। अब 350 बी क्या कहता, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की नियुक्ति, है ना, ये कहता है। 351 क्या कहता है, केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार और उसका विकास इस प्रकार करे कि यह भारत की सभी भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर सके और वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली में सक्षम बने। आगे चलते हैं, निष्कर्ष को आप पढ़ लेना रोक के, है ना। आगे चलते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343, तो इसका आंसर हिंदी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी। 343 का एक में कहा गया है ये। अगला प्रश्न, ये आपको पता ही है, अभी पढ़ा आपने, अंतरराष्ट्रीय भारतीय अंक प्रणाली। आगे चलते हैं, इसमें सोच के बताइए क्या आंसर है। वेरी गुड, इसमें सोच के बच्चे जल्दी, कौन सा प्रश्न है, क्या आंसर है इसका। बिल्कुल बढ़िया एकदम, 1963। अगला प्रश्न, आंसर बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न तेजी से करते रहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, 345। अगला प्रश्न, सोच लीजिए जल्दी आंसर। अगला प्रश्न, वेरी गुड। संघ और राज्यों के बीच संपर्क की भाषा प्रारंभ में कौन सी थी, अंग्रेजी थी। अगला प्रश्न का आंसर आपके सामने आ गया।
अनुच्छेद 347 में राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि किसी भाषा भाषी समूह की पर्याप्त मांग हो तो उसे राज्य की राजभाषा में राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी जा सकती है। आगे आंसर इसका भी आ गया आपके सामने, अंग्रेजी में होती है, पहले भी आ गया था। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय में हिंदी या अन्य भाषा का प्रयोग करने हेतु किसकी अनुमति आवश्यक है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, राष्ट्रपति की ही है, 348 के 2 के अनुसार। अगला प्रश्न 12वां, सही बिल्कुल, 349। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया, 350। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित नहीं है? वेरी गुड। 350 का भी ये अल्पसंख्यकों के लिए है। प्रश्न नंबर 19, सी है इसका सभी भारतीय भाषाओं का संगम बनाकर सभी भारतीय भाषाओं को हिंदी से जोड़कर। बी इसका भी आपके सामने है, संविधान का भाग 17 मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। दोस्तों याद रखिए, हिंदी सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि आपकी सफलता का शॉर्टकट है, क्योंकि यह वह पेपर है जिससे आप बहुत कम समय में पूरे आ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना भाषा का विकास और इसका प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्व। अगर आप ऐसे ही सरल और स्पष्ट तरीके से हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ज्ञान स्त्री गुरुकुल कोचिंग, हम आपको देंगे संपूर्ण हिंदी व्याकरण, साहित्य का सार और MCQs की प्रैक्टिस। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। नमस्कार दोस्तों।